एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल CIS कैंपस में। आज की हम क्लास में बात करेंगे संविधान के भागों की और 1 से लेकर 22 तक जो हमारे भाग संविधान में दिए हैं उनको कैसे याद किया जाए और कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम यहाँ तक याद करें, और साथ में उन आर्टिकल्स और उन भागों से संबंधित अनुसूचियों को भी हम साथ साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, आज के हम वीडियो में संविधान के जो भाग 22 हैं थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो ये 2 वीडियो में बनेगा। आज की वीडियो में हम 10 जो पार्ट्स हमारे स्टार्टिंग के वहाँ तक बात करेंगे, तो स्टार्टिंग के 10 भागों की बात करेंगे और अगली वीडियो में उसके बाद की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो संविधान में हमारे बात करें तो कुल कितने भाग हैं। प्रेजेंट में हम बात करते हैं 22 पार्ट्स हमारे संविधान में हैं, 22 भाग हैं। अगर सब पार्ट्स को मिला दिया जाए तो कुल मिला के ये बैठते हैं आपके 25 भाग गिने जाते हैं। कैसे इनको सीक्वेंस में लगा के हम याद कर सकते हैं वो हम बात करेंगे, क्योंकि संविधान के भागों से क्वेश्चन आते हैं और वो कई बार याद नहीं हो पाते। तो एक बार माइंड में उनका जब पिक्चर बैठ जाती है, सीक्वेंस बैठ जाता है, तो वो याद रखना बहुत आसान हो जाते हैं। उस तरीके से हम देखेंगे। तो देखिए, संविधान के पहले 10 भागों की हम बात करें तो दो बातें इसमें देखने को मिलती हैं। एक तो यह है कि पहले जो हमारे 1 से लेकर 4 भाग हैं, 1 to 4, और यहाँ हम बात करेंगे 4 to 10 तक की, है ना। तो देखिए 1 से जो 4 तक के हमारे पार्ट्स हैं उनको हम कैसे याद करें, ये कौन कौन से भाग हैं ये हमारे। तो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, पहले सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे याद करना है, उसके बाद हमसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो सब देखेंगे। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, तो ध्यान रखें जब संविधान लिखा गया और उसमें बात आई संविधान में आपके राज्य की, तो सबसे पहले जो बात की जाएगी वो संघ के बारे में, यानी जो देश है हमारा, कंट्री है, उसके बारे में बात की जाएगी और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। एक सीक्वेंस में से ध्यान रखें कि संविधान जब खोलेंगे तो सबसे पहले जिसके बारे में संविधान है उसी की बात की जाएगी। तो पहला पार्ट क्या होगा आपका, संघ के बारे में होगा, यूनियन के बारे में होगा और उसके जो टेरिटरीज हैं उनके बारे में होगा। अब जब इसकी बात हो गई तो सेकंड पार्ट क्या होगा, देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा। सेकंड पार्ट अब बात करेगा इसके जो संघ की हमने बात की, तो संघ में जो रह रहे हैं लोग, संघ किससे बना है, राज्यों से, और राज्यों में आपकी जनता निवास करती है। तो पब्लिक की बात की जाएगी, जनता की बात की जाएगी और उन्हें दी जाएगी नागरिकता। तो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो सीक्वेंस में आए तो नागरिकता होगा, सिटीजनशिप होगा। संघ की बात हो गई है तो अब संघ के नागरिकों की बात होगी। ठीक है, तो पहला संघ की बात हुई तो सेकंड क्या होगी, नागरिकों की बात होगी। नागरिकों के बाद हम देखें थर्ड पार्ट जो होगा, तो नागरिकों का जीवन गरिमामय होगा, अच्छा होगा, तो देश भी उन्नति को प्राप्त करेगा। अब नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन्हें दिए गए हैं अधिकार। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा वो अधिकारों के बारे में है, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। तो ध्यान रखें, एक सीक्वेंस चल रहा है, एक क्रम से माइंड में एक क्रम बैठा लें कि संघ की बात हुई तो उसके बाद नागरिकों की बात की जाएगी, तो नागरिकता दी जाएगी और नागरिकों को अच्छे जीवन के लिए उन्हें अधिकार दिए जाएंगे जो मूल अधिकार कहलाते हैं। तो भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है। फोर्थ पार्ट की बात करें, देखिए तो ये है यहाँ कि यहाँ पर अधिकार दिए गए, कुछ ऐसे अधिकार देने से रह गए जो बहुत ज़रूरी तो हैं, लेकिन सरकार या संघ राज्य उनको एट द टाइम उपलब्ध नहीं करा सका और बाद में न देने का वादा किया। तो नागरिकों से कुछ वादे किए गए जो भाग 4 में रखे गए, जो कहलाए आपके DPSP या नीति निर्देशक तत्व कहलाए। तो ध्यान रखें कि अधिकारों के बाद किसकी बात आएगी, जो वादे निभाने से रह गए उनको आगे के लिए रख दिया गया। नीति निर्देशक तत्व ये भी नागरिकों से ही संबंधित है।
नागरिकों की भलाई के लिए है और राज्य के कर्तव्य है। तो ये चौथा पार्ट आएगा। इसके बाद हम देखें तो एक पार्ट है हमारा है 4th A, इसका संबंध भी नागरिकों से ही है। तो अभी भी हमारा सीक्वेंस चल रहा है, वो ये है कि संघ है, फिर नागरिक है, नागरिकों का अधिकार है और नागरिकों के लिए निभाए जाने के लिए राज्य के कर्तव्य है। और एक बात और इसमें कही गई जो नागरिकों से ही संबंधित है, और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य की, मूल कर्तव्य। ये हमारा 4th A पार्ट है। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस चल रहा है। इस सीक्वेंस को अगर आपको माइंड में बैठा लेते हैं तो पूरा भाग 4 तक आपको याद हो जाएगा। संघ के बाद नागरिकता है, नागरिकों का अधिकार है, अधिकारों के बाद उनके राज्य के कर्तव्य आते हैं, और यहाँ पर कर्तव्य जो है ये भी किसके हैं, नागरिकों के ही कर्तव्य हैं। तो यहाँ तक की बात एक सीक्वेंस में है। जैसा सीक्वेंस भाग 1 से लेकर और 4th A तक बना है, वैसे ही सीक्वेंस हमारे भाग 5 से लेकर 10 तक भी दिखाई देता है। देखें भाग 5 जो है, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, यानी संघ और कार्यपालिका की बात की गई है। संघीय कार्यपालिका की बात की गई है भाग 5 में। तो अब देखिए ऐसे हम कैसे याद रखें, 4th A तक जो बात की गई है वो नागरिकों से संबंधित रही, और यहाँ से अब जब बात नागरिकों की पूरी हो जाती है, अधिकार मिल जाते हैं और कर्तव्य भी निभा दिए जाते हैं, तो उसके बाद फिर संविधान बात करता है यूनियन की। अब सरकार की बात होती है, हम इसे कह सकते हैं कि अब यहाँ बात की जाती है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार की बात की जाएगी कौन से पार्ट में है, भाग 5 से। भाग 5 से अब सरकार और उसके कार्यों की बात की जा रही है। तो भाग 5 केंद्र सरकार की बात करेगा, संघीय कार्यपालिका की बात करेगा। इसके बाद जो अगला भाग होगा वो देखिए, संघ बना है राज्यों से। तो ध्यान रखें, संघ बना है राज्यों से। जब संघ के कर्तव्यों की बात हो गई, संघ के कार्यों की बात हो गई, तो अगला जो पार्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा, राज्य आएगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात की जाएगी यहाँ पर। राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया जाएगा भाग 6 में। हम इसे बोलेंगे, जब केंद्र सरकार की बात हो गई तो राज्य सरकार की बात की जा रही है। याद रहे, केंद्र सरकार के बाद क्या आएगा, राज्य सरकार। एक क्रम चलता जा रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं हम, तो अप से डाउन की ओर आ रहे हैं। उस क्रम को ध्यान रखें, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। अब राज्य सरकार के बाद क्या होगा, देखिए पार्ट जो था हमारा ये था 6 और ये है 5। पार्ट 7 की बात करें, भाग 7। भाग 7 जो है अब हमारे साथ नहीं है, ये भाग समाप्त कर दिया गया है, ये साथ में नहीं है, समाप्त कर दिया गया है भाग 7। पार्ट 8 जो होगा, देखिए भाग 8, जब बात संघ की हो गई, राज्य की हो गई, अब क्या बचा हमारे पास, यूनियन टेरिटरी बचे हैं, संघ शासित प्रदेश बचे हैं, जिनका नंबर राज्य के बाद आता है। तो ध्यान रखना है हमें कि केंद्र सरकार के बाद क्या आएगा, राज्य सरकार आएगी, और राज्य सरकार के बाद आएंगे यूनियन टेरिटरीज, यानी यहाँ बात की जाएगी आपसे संघ शासित प्रदेश की। ठीक है, भाग 8 में है और 8 ही यूनियन टेरिटरी हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं प्रेजेंट में। पार्ट 9 जो बात करेगा हमसे, संघ शासित प्रदेश हो गए। ये आपके संघ और राज्य और संघ शासित प्रदेश के बाद अब अगला जो नंबर आता है सरकार का, वो आता है स्थानीय सरकार। तो यहाँ हम बात करेंगे अब पंचायत की। तो भाग 9 क्या होगा, पंचायत होगा। जिस क्रम को ध्यान रखना है, संघ से राज्य, राज्य के बाद संघ, केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद क्या आएगा, पंचायत आएंगी। तो पंचायत को डिफाइन किया गया है भाग 9 में। पंचायत में भी आपके जो ग्राम पंचायत है और नगर पंचायत है ना, ये है। अभी से हम डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा से। तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इसके अलावा इसमें आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी रखा गया है। पार्ट 10 की बात की जाए तो देखिए क्या है, भाग 10 का संबंध क्या है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र भारत में बचे हैं जो बहुत ही स्पेशल
रूप में रखे गए हैं, विशेष हैं या उनकी अलग पहचान है, तो उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए भाग 10 में प्रावधान किए गए हैं। जहाँ पर पंचायत लागू नहीं होंगी, उनकी कुछ विशेष नियम वहाँ लागू होंगे और वो कहलाते हैं अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। तो जनजाति क्षेत्र ये वो क्षेत्र हैं जो हमारे समाज से कटे हुए हैं, वहाँ जहाँ संघ नहीं है, संघ के अंदर ही सब कुछ है। राज्यों पंचायत जहाँ लागू नहीं हो पा रही है, वहाँ उनकी विशेष कानून लागू होंगे। वह सरकार ने संविधान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं और वो क्षेत्र है अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और ये आपके पार्ट 10 में आएंगे। तो यहाँ से पूरा एक सीक्वेंस बनता है, इसे याद करने का, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिए, माइंड में कंसेप्ट बना लीजिए कि देखिए क्या है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, और उसके बाद नंबर आता है यूनियन टेरिटरीज का, फिर नंबर आएगा पंचायत का, और लास्ट में वो क्षेत्र जो आपके आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उनको रखा गया है। ये पूरा सीक्वेंस हमारा 1 से लेकर 10 तक का है। ऐसे सीक्वेंस 10 से लेकर 22 तक का भी हम देखेंगे कल। तो फिलहाल ये सीक्वेंस याद करिए और इस तरह से आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे सभी पार्ट्स को। तो पहला पार्ट हमारा जो है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो क्वेश्चन बनता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र कौन से भाग में वर्णित है? तो भाग 1 में वर्णित है। ध्यान रखना है कि संविधान जब स्टार्ट होगा तो पहले बात किसकी होगी? संघ की होगी और राज्यों की होगी, राज्य क्षेत्र की होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला भाग का संबंध किससे है या संघ राज्य क्षेत्र का संबंध किससे है? तो भाग 1 से ही क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ पूछता है आपसे आर्टिकल्स क्या क्या है इसके। तो देखिए इसको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक। तो आर्टिकल 1 to 4 जो है वो संघ शासित संघ राज्य क्षेत्र से है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि इसका अनुसूची कौन सी है, तो वो उसे भी हम यही देख लेते हैं। अनुसूची का संबंध फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारी वो भाग 1 से है। क्वेश्चन ये बनता है कि अनुसूची 1 का संबंध किससे है? तो संघ राज्य क्षेत्र से है। या अनुसूची 1 का संबंध किस भाग से है? तो भाग 1 से है। एक और बात बता दें, अनुसूची नंबर 1 में आपके 28 राज्यों की बात की गई है, क्योंकि ये बात करता है राज्य क्षेत्रों की, और प्रेजेंट में 8 हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये आपकी एडिशनल जानकारी है भाग 1 के बारे में। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाग आर्टिकल 2 का संबंध किस भाग से है? तो ये ध्यान रखें आर्टिकल 1 to 4 जो है पार्ट 1 से है। आपको अगर 2 या 3 याद नहीं भी है कि क्या इसके अंदर है, तो इतना ध्यान होना चाहिए कि 1 से 4 हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, तो यही होगा। ठीक, अगला भी पार्ट हमारा है। अब मैंने बताया था आपको कि जब संघ की बात हो गई तो संघ में रहने वाले नागरिकों की बात की जाएगी सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट डील करता है सिटीजनशिप को, नागरिकता को, नागरिकों की बात की जा रही है। और इसका आर्टिकल जो है हमारे यहाँ वो है 5 से लेकर और 11। तो 5 से 11 बात की गई है नागरिकता की, सिटीजनशिप की बात की गई है। ध्यान रखें हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और इसे हमने अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से। तो ये क्वेश्चन हमारे खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से आपको ये 2 क्वेश्चन भी याद करने में सहायता मिलेगी। एकल नागरिकता है, हम भारतीय हैं, इंडियन नेस हमारी सिटीजनशिप है, किसी भी राज्य को अपनी नागरिकता देने का अधिकार नहीं दिया गया है। बिहारियन, यूपियन, पंजाबियन नागरिकता हम किसी की नहीं मिलेगी, सब क्या हैं? भारतीय है, कन्याकुमारी से लेकर और आपके जम्मू कश्मीर तक। नागरिकता के बाद अगला जो आपका पार्ट है वो है थर्ड। और थर्ड पार्ट में बताया था मैंने आपको कि नागरिकता जब दी गई तो उसके साथ साथ उन्हें अधिकार दिए गए। तो अगला जो आपका सीक्वेंस बन रहा है हमारा वो नागरिकों के अधिकार का बनना है, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका जो आर्टिकल है वो है हमारा 12 से स्टार्ट होगा और ये 35 तक। तो 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है हमारे वो मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो कहाँ से लिए गए हैं? तो इन्हें यूएसए से लिया गया है। ये आपके कितने हैं?
हाउ मैनी है, कितने हैं? तो देखिए प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स को 6 मूल अधिकारों की जगह संविधान में दी गई है, 12 से लेकर और 35 तक। क्वेश्चन कैसे बनता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आता है कि बताइए मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? 12 से 35, 12 से 18, 12 से 36 या 20 से 40। तो ऐसे परास में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 12 से 35 आएगा। या 12 से 35 तक किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का, मूल अधिकारों का, डीपीएसपी का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और कहाँ से लिए गए? अमेरिकी संविधान से इनको लिया गया है। तो ये पॉपुलर क्वेश्चन हमारे मूल अधिकार के चैप्टर से। तो ये 3 भाग हमारे रहे। भाग 4 में बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। भाग 4 में जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा, 3 में नागरिकों के अधिकार की बात की गई, तो 4 में नागरिकों के लिए राज्य की तरफ से कुछ कर्तव्य निभाने की बात की गई है जो राज्यों को द्वारा नागरिकों के प्रति पूर्ण करने होते हैं। ये कहलाएंगे डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में है? तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका है टॉपिक है या पार्ट्स है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आर्टिकल्स के थ्रू पूछे जाते हैं। एक तो परास ध्यान रखें, 36 से लेकर और 51 तक अनुच्छेद हैं आपके भाग 4 में। तो भाग 4 का वर्णन 36 से 51 तक किया गया है। क्वेश्चन ही बन जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा एक डीपीएसपी है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 55, आर्टिकल 61, आर्टिकल 25। तो ऐसे आप इसको परास अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसको क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब कहाँ से लिए गए हैं ये? तो ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में डीपीएसपी की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। डीपीएसपी के बारे में और कुछ फैक्ट हम इसी टॉपिक में देखें तो देखिए, अब जब इसे पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत सारे फैक्ट इस वीडियो से मिलेंगे और बहुत सारे आप एग्जाम से पहले अगर एक बार रिवाइज करके जाते भी हैं इस वीडियो को देखकर तो आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रयास रहेगा मेरा यहाँ पर। आयरलैंड से ले गए। अच्छा, ये जो आपके डीपीएसपी है ये क्या है? राज्य के कर्तव्य है, राज्य के कर्तव्य है या हम कह सकते हैं निर्देश है, निर्देश डायरेक्टिव्स है जो राज्य को अपनी नीतियों में लागू करने हैं नागरिकों के लिए। डायरेक्टिव्स है, ठीक है, कर्तव्य है जो निभाने। इसमें क्या क्या वर्णित है तो ध्यान रखें। डीपीएसपी में हमारे जो आदर्श हैं वो है आपके, एक तो कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि लोक कल्याणकारी आदर्श संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो वो भाग 4 है। अगला क्वेश्चन आता है कि समाजवादी प्रावधान किस भाग में वर्णित है? इन्हें उदारवादी भी कहा जाता है। तो उदारवादी या समाजवादी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 है। साथ ही साथ गांधी जी को भी ट्रिब्यूट किया गया है और गांधीवादी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग 4 है। तो ये आपके एडिशनल आपके जो फैक्ट्स हैं, जानकारियाँ हैं सब पार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट हैं, बहुत कुछ आता है यहाँ से। एक और बात यहाँ पर देखें तो ये जो पार्ट है हमारा वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात नॉट फॉर जस्टिसेबल। इस पार्ट में कहे गई किसी बात के लिए कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता है। राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो इनका उपलब्ध कराती है डायरेक्टिव्स को। ये रहा। इसके बाद भाग 4 के संबंध में हम देखें तो नागरिकों से ही है। भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, मूल कर्तव्य की बात की गई है और ये मूल कर्तव्य किसके हैं? नागरिकों के हैं। ठीक है ना। तो 1 से 5 तक हम देख रहे हैं संघ और नागरिकों की बात की जा रही है। नागरिकों के कर्तव्य हैं किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है हमारा 51। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? तो इन्हें एडॉप्ट किया गया है USSR या इसे हम कहते हैं पूर्व सोवियत संघ
या कई बार लिखा मिल जाएगा आपको रूस, पूर्व रूस। तो रूस से लिए गए। 1990 में यूएसएसआर का विघटन हुआ। उससे पहले एक पूरा बड़ा राज्य था यूएसएसआर, जिसमें रसिया सबसे बड़ा राज्य था। अब केवल रसिया बचा है। यहाँ से लिए गए। कब लिए गए देखिए, इन्हें लिया गया 42वें संशोधन द्वारा। ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसको अडॉप्ट किया गया और भाग 4 में इनको रखा गया। ये पार्ट भी हमारा, ये वाला जो पार्ट है ये भी वाद योग्य नहीं है। तो दो भाग हमारे अभी हमने देखे जो दो वाद योग्य नहीं है। एक तो पार्ट 4 और पार्ट 4A दोनों ही वाद योग्य नहीं है। दोनों से ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। इसको संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं 5 और 6। संविधान के से आने वाले प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है हमारे प्रश्नों की वो 5 और 6 से आती है। बहुत बड़ा पार्ट है संविधान के और पूरी सरकार को ये डिफाइन करते हैं। देखिए भाग 5 और 6 की तुलना करके हम पढ़ेंगे। जो भाग 5 में वर्णित किया गया है लगभग बिल्कुल वही ही आपका भाग 6 में वर्णित किया गया है। तो भाग 5 से लेकर और हम 10 तक देख रहे थे कि सरकारों की बात की गई है। तो एक सीक्वेंस बना हुआ है सरकारों का, हमने पहले देखा। तो उस सीक्वेंस में इसको याद रखना है। पहले केंद्र सरकार आएगी, फिर राज्य सरकार आएगी और फिर आएगा संघ शासित प्रदेश, पंचायत और आपके जनजातीय क्षेत्र। इस तरह से पूरा सीक्वेंस हमारा भाग 5 से लेकर 10 तक दिया है। तो देखें यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव इसका नाम है। क्वेश्चन आता है कि संघीय कार्यपालिका का भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो है आपके संघीय कार्यपालिका को रखा गया है। अनुच्छेद को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें तो 52 से 151 है, इसमें एक राइमिंग बन रही है। इसको हम ध्यान रखें 52 151, तो 52 51 इस तरह से हम इसको देख सकते हैं और इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन से आर्टिकल तक हमारा संघ या भाग 5 है, ये रहेगा। ऐसे ही भाग 6 का नाम देखें, संघ हट जाएगा और लग जाएगा राज्य। तो भाग 6 में क्या है, स्टेट्स एंड इट्स एग्जीक्यूटिव या राज्य एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और यहाँ आर्टिकल हमारा 151 पे खत्म होता है, तो 52 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखें 152 से 237, यहाँ भी 52 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ 152 से स्टार्ट हुआ है। ये दोनों में आपका सीक्वेंस बनता है। 237 तक हमारा दिया गया है भाग 6, जो राज्य की कार्यपालिका की बात करता है। अब इस पूरे बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इसमें चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ है और 4 चैप्टर यहाँ बनाए गए हैं। क्या है देखिए, तो पहला चैप्टर की हम बात करें तो पहली बात जो की गई है संविधान के भाग 5 में सबसे पहले वो है कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका से बोलेंगे। तो भाग 5 में जहाँ भी कुछ बोलेंगे वहाँ संघ लगा हुआ माना जाएगा और भाग 6 में जहाँ भी बोलेंगे तो वहाँ पर राज्य लगा हुआ माना जाए। राज्य कार्यपालिका और ये संघीय कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है बताया था मैंने आपको पहले, जब एक वीडियो में बनाई, पूरी सरकार में बनाई हुई है, जहाँ सरकार के 3 अंग बताए मैंने आपको, और वो है कार्यपालिका, विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। उन तीनों का वर्णन यहाँ भी है और इस भाग में भी है। तो कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों का क्रियान्वयन करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, और वो है कार्यपालिका। ये आपकी दे रखी है 52 से लेकर और 78 आर्टिकल तक डिफाइन किया गया है कार्यपालिका को, जिसमें आपका आता है नंबर 1 राष्ट्रपति आता है, आर्टिकल 53। दूसरा उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति पार्ट है कार्यपालिका का, आर्टिकल 63। तीसरा इसमें आता है हमारा पीएम और उसका मंत्रिपरिषद, पीएम और मंत्रिपरिषद आते हैं। आर्टिकल ध्यान रखेंगे 74 और महान्यायवादी आएगा, इसको शॉर्ट में ध्यान रखें, महान्यायवादी लिखा हुआ है, ये आएगा आर्टिकल 76। तो इस भाग से जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, तो 53 ध्यान रखेंगे, संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है, और पीएम का जो पद है और मंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है।
केंद्र सरकार का जो वकील होता है, सुप्रीम लीगल एडवाइजर होता है, उसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का एजी जिसे कहते हैं, वो आर्टिकल 76 में बहुत बार एग्जाम में आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 किसका, संघीय कार्यपालिका का। बिल्कुल वैसे ही हम तुलना करें तो भाग 6 का चैप्टर 1 है कार्यपालिका। राज्य के अंदर कानूनों का क्रियान्वयन राज्य कार्यपालिका कराएगी और इसका आर्टिकल हमारा बनता है 153 से लेकर 168 तक। संविधान के भाग 6 में राज्य का कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कौन कौन शामिल है इसमें देखिए, इसमें शामिल होता है राज्यपाल। जिस प्रकार से जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है, वही स्थिति राज्य में राज्यपाल या गवर्नर ऑफ स्टेट की होती है। इसका आर्टिकल है 153। तो आर्टिकल 153 के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रधान है और राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष है, सर्वोच्च राज्य की कार्यपालिका है। दूसरा देखें तो दूसरा पद है सीएम का और उसके मंत्रिपरिषद का। ये आपके आर्टिकल 163 में वर्णित किए गए हैं, इसे ध्यान रखना है। और एक और व्यक्ति इसमें आता है हमारा, और वो है महाधिवक्ता, जो भाग 6 में है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसका आर्टिकल 165 है। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अधिकांश एग्जाम में आपको मिल जाएंगे ये आर्टिकल। तो ये अनुच्छेद भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। यहाँ राज्य कार्यपालिका में कौन कौन है, राज्यपाल है, सीएम है, मंत्री है और महाधिवक्ता है, जो राज्य सरकार का सुप्रीम लीगल एडवाइजर होता है, विधिक सलाहकार होता है। जैसे यहाँ महान्यायवादी था, वैसे यहाँ महाधिवक्ता होता है। चैप्टर नंबर 2 में बात की गई विधायिका की, और इसका आर्टिकल है आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है 79 से लेकर और 122 तक बात की गई है केंद्रीय विधायिका की, जिसे हमारे यहाँ आर्टिकल 79 में संसद कहा गया है। और इसके 3 पार्ट है, संसद के 3 भाग हैं। एक भाग कहलाता है राष्ट्रपति, लोकसभा, LS मतलब लोकसभा और RS मतलब राज्यसभा। ये 3 पार्ट संसद के हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल हमारे इस पार्ट से याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल है हमारा, इधर देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटाते हैं चैप्टर को। आर्टिकल 85 ध्यान रखें, तो ये संसद सत्र की बात करता है। संसद सत्र, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात करता है। सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को, भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और संसद की जो बैठकें होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो उन बैठकों का संचालन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। 85 में बात की गई है। आर्टिकल 110 आप ध्यान रखें, तो धन विधेयक की बात की गई है। संसद में धन विधेयक जो है, ये भी अधिकांश आर्टिकल पूछा जाता है। और आर्टिकल 111 जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात करता है। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द बिल, ये बात करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें यहाँ ध्यान रखने हैं। बात करें राज्य विधायिका की, तो इसका अनुच्छेद स्टार्ट होता है 169 से लेकर और 212 तक, ये बात आपका आता है। यहाँ 122 है, यहाँ 212 है। तो ये ध्यान रखें, दोनों के जो अनुच्छेद चलते हैं हमारे, उनमें कई बार 100 का अंतर आता है, तो कई बार 90 का, तो कई बार 89 का डिफरेंस आता है 5 और 6 के अनुच्छेदों में। विधायिका, यहाँ विधायिका को देखिए, आर्टिकल 169 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल कहते हैं। तो केंद्र की जो विधायिका है, जो विधि बनाती है, कानून बनाती है, वो कहलाती है संसद। और राज्य में इसे बोलते हैं राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 6। यहाँ भी इसके जो हम पार्ट्स की बात करें, तो इसमें राज्यपाल आता है, वहाँ राष्ट्रपति था, यहाँ राज्यपाल। विधानसभा, BS का अर्थ है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं। और कहीं कहीं इसमें विधान परिषद
लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है। ये दो पार्ट कंपलसरी है, जबकि ये नॉन कंपलसरी पार्ट होता है, कुछ ही राज्यों में लागू है। ये कहलाएगी राज्य विधायिका। राज्य के अधीन जो कानून है उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका का या विधानमंडल का होता है। तो ये दोनों में तुलना रही हमारी। चैप्टर 3 में बात की गई है, ये आर्टिकल है हमारा 1, 2, 3। तो ध्यान रखें 1, 2, 3 स्टार्ट कहते ही राष्ट्रपति अपना आदेश लेकर आ जाते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 आपने जैसे बोला वैसे ही राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लेकर आ जाएंगे कि ये रहा अध्यादेश और आज से कानून लागू हो जाएगा। तो वो कहलाएगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 में बताया गया है। जबकि यही बात राज्यपाल के लिए थोड़ा सा आर्टिकल उन्होंने उलट दिया है और ये हो जाता है 213। आर्टिकल 213, 123 और 213 उलट दें। 213 आपका राज्यपाल का हो जाएगा, राज्य के अधीन ऑर्डिनेंस की बात की जाएगी और यहाँ की जाएगी राष्ट्रपति की। तो आर्टिकल 213 से राज्यपाल अपना अध्यादेश लेकर आते हैं और राज्य में वो कानून लागू कर दिया जाता है। भाग 5 का चैप्टर 4 और भाग 6 का चैप्टर 4 दोनों में ही न्यायपालिका की बात की गई है, जुडिशरी की बात की गई है। यहाँ जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल 124 टू 147 तक दिया गया है, यानी आर्टिकल 12 का 4 टू 14 का 7 तक आपकी न्यायपालिका है। और इस न्यायपालिका को कहा जाता है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात संविधान के भाग 5 में है, ध्यान रखें। और अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 1 से 24 से लेकर और 147 तक है। आर्टिकल 124 आपको ध्यान रखना है यहाँ से कंपलसरी, और वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है वो आर्टिकल 12 का 4 में किया गया है। तो इसे याद रखें, आर्टिकल 12 का 4 माय नेम इज सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आर्टिकल 12 का 4 माय नेम इज सुप्रीम कोर्ट। तो चिल्ला चिल्ला कहता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कि मैं कौन हूँ, सुप्रीम कोर्ट हूँ। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम दे देते हैं आपको कि ये दिल्ली में बैठा हुआ है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, ठीक है। प्रेजेंट में इसके कितने न्यायाधीश हैं, तो प्रेजेंट जजेस की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट में 33 + 1 = कितने होते हैं, 34। तो 34 जजेज प्रेजेंट में आपके सुप्रीम कोर्ट में संविधान के द्वारा संख्या रखी गई है। अभी पिछले कुछ समय पहले ही इसमें बढ़ोतरी की गई, जजों में 3 जज बढ़ाए गए थे, 31 थे पहले, अब 34 है। एक का अर्थ है CJI, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक, और बाकी अदर जजेस 33 होते हैं। स्टार्टिंग में जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में जजों की संख्या 8 रखी गई थी, 7 + 1। ये सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। चैप्टर 4 जो है हमारा भाग 6 का, वो भी न्यायपालिका को डील करता है। और यहाँ जो न्यायपालिका है वो है आर्टिकल 214 से ध्यान रखें। वहाँ 124 था, इसको थोड़ा उल्टेंगे तो 214 बन जाएगा। और ये आर्टिकल 237 तक न्यायपालिका है। इसका नाम यहाँ पर है द हाई कोर्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अर्थात उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई है यहाँ तक। उच्च न्यायालय आपका आर्टिकल 214 में गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 214 कहता है हाई कोर्ट की स्थापना। क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है, तो 214 में की गई है। बाकी आपके अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, ये स्थानीय न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय और जिला न्यायालय से निचले न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएंगे। हाई कोर्ट्स की हम बात करें तो देखिए
हाई कोर्ट जो है हमारे यहाँ प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं। आपका अमरावती हाई कोर्ट अभी हमारा लेटेस्ट शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में 25 संख्या हो गई है। सबसे पहला हाई कोर्ट जो था हमारे यहाँ वो आपका मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बम्बई हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे 1862 में। तो 1861 और 62 में हमारे 3 हाई कोर्ट सबसे पहले स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। तो ये आपका प्रयागराज शहर का नाम हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। तो इसकी स्थापना 1866 में हुई। तो ये हमारा रहा चैप्टर किसका। अब भाग 5 में एक चैप्टर और है, इसको हम देख लेते हैं। भाग 5 का चैप्टर है 5, जबकि भाग 4 में और कोई चैप्टर नहीं है। भाग 5 में जो चैप्टर है हमारा 5, और वो बात करता है CAG की। इसे बोलते हैं हम महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। तो यहाँ से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महालेखा परीक्षक कौन से भाग में है। तो भाग 5 में है। किस अनुच्छेद में पद दिया गया है, तो वो पूछा जाता है। तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 बात करता है CAG की। फुल फॉर्म जो है इसकी वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये क्या है, ऑडिटर है, भारत सरकार का ऑडिटर है। ऑडिट करेगा, जो खर्च सरकार करेगी उसको ऑडिट करने का काम करेगा ऑडिटर, ये कहलाता है हमारा। तो ये CAG कहलाएगा। ये भाग 5 और भाग 6 की तुलना रही। इसको हम तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको भाग याद हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन आपस में नहीं रहेगा इसको देखते हुए। बंद कर दो थोड़ा सा ऐसा प्लीज। हाँ, और अभी भाग 6 संविधान का भाग 7। अब संविधान का भाग नहीं रहा है। भाग 7 को, जिसमें आर्टिकल 238 को रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। इसमें 20 श्रेणी के राज्यों को रखा गया था। जब 56 में राज्य 2 श्रेणी के हो गए, राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो फिर इसको भाग को समाप्त कर दिया गया। तो अब ये पार्ट हमारे साथ नहीं है, ध्यान रखें। 7 ने साथ छोड़ दिया है। भाग 8 की बात करें तो अब देखिए वही है कि राज्य हो गए, संघ हो गया, राज्य हो गए। तो अब बात किसकी होगी, संघ शासित क्षेत्रों की होगी, प्रदेशों की होगी, यूनियन टेरिटरीज या यूटी की होगी। यूटी का आर्टिकल क्या है, ये 239 से स्टार्ट होगा और 242 तक है। तो 239 टू 242 तक हमारा बात की गई है, संघ शासित प्रदेशों की बात की गई है। ये जो क्षेत्र है हमारे, ये केंद्र के अधीन प्रशासित होते हैं। ये क्षेत्र केंद्र के अधीन प्रशासित होते हैं। ये कुछ ऐसे विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं जिनका कुछ सांस्कृतिक रूप से महत्व है। तो वो सांस्कृतिक महत्व खत्म ना हो, इसलिए उन्हें किसी राज्य में नहीं मिलाया गया। बड़े राज्य में मिला देने से छोटे क्षेत्रों का सांस्कृतिक महत्व खत्म सा होने लगता है। वैसा ना हो जैसे आपका पुदुचेरी को रखा गया, अंडमान निकोबार तो अलग क्षेत्र है, लेकिन आपका दमन दीव दादरा नगर हवेली ये महाराष्ट्र और गुजरात में मिलाए जा सकते थे, लेकिन इनको भी अलग रखा गया है। या फिर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुआ कि चंडीगढ़ दोनों को चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि दोनों को देने के बावजूद उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। दिल्ली राजधानी है देश की, तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होना ही चाहिए ताकि टकराव ना हो, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और अब वहाँ एक सरकार भी काम करती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कितने हैं, प्रेजेंट में 8 यूटी है। तो ध्यान रखें भाग 8 में हमारे 8 यूटी काम कर रहे हैं। अगर ऊपर से गिने इनको तो सबसे ऊपर लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये हमारे
प्रेजेंट में यूटीज हैं। इन यूटी में से एक तो है दिल्ली, एक है पुदुचेरी, यहाँ राज्य सरकार काम कर रही है, दोनों जगह राज्य सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ एक जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ भी सरकार होगी, यानी प्रावधान यहाँ भी है, यहाँ भी विधानसभा होगी। प्रेजेंट में विधानसभा सस्पेंड है, चुनाव होने बाकी है, तब यहाँ तो 3 यूटी हमारी ऐसी रहेंगी जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पर राज्य सरकार भी काम कर रही होगी, विधानसभा भी होगी। फिलहाल में 2 ऐसे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बाद हम देखें तो बात की जाएगी अब निचले स्तर की सरकार की, और वो है पंचायत। तो पंचायत की बात की जा रही है। पंचायत का भाग 9 है, क्वेश्चन खूब आता है। भाग 9 का संबंध किससे है? पंचायत से है। और यहाँ इस पंचायत को हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो भाग 9 का सीधा संबंध ग्राम पंचायत से है, विलेज पंचायत से है। विलेज पंचायत का आर्टिकल की बात करें तो देखिए ये है हमारा 243 आर्टिकल में बात की गई है ग्राम पंचायत की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया और 243 ए से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायत को रखा गया है। इन्हें जोड़ा गया है 73वां संशोधन, 73वां संशोधन के द्वारा 1992-93 में जोड़ा गया। संशोधन 92 में हुआ, 93 में लागू हुआ। तो यहाँ से पंचायती राज हमारा संवैधानिक हो गया। क्वेश्चन आता है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार कब प्रदान किया गया, किस संशोधन से प्रदान किया गया? तो वो 73वां संशोधन था। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी अनुसूची क्या है? तो ये अनुसूची है आपकी 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पार्ट 9 से है। पार्ट 9 में का संबंध किस अनुसूची से है? तो आपकी 11वीं अनुसूची से है। ये कहलाएगा ग्राम पंचायत। नगर पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज को आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट करके और 243 जेड जी तक रखा गया है। इसके लिए इन्होंने 74वां संशोधन किया। तो 74वां संशोधन द्वारा 1992-93 में इसको लागू किया गया और इसके लिए 12वीं अनुसूची काम करती है। क्वेश्चन आता है कि 12वीं अनुसूची के संबंध किस भाग से है? तो ये भाग 9 ए से है, नगर पालिका से है या नगर पंचायत से है। एक पार्ट और बाद में जोड़ा गया हमारा इसमें, और वो है सब पार्ट 9th बी जो कहा जाता है आपका सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सहकारी समितियों का एक पार्ट जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट 2011 में ये जोड़ा गया था, इसको ध्यान रखें। भाग 10 में जनजाति, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आर्टिकल कौन सा है देखिए, तो 244 और आर्टिकल 244 ए में बात की गई है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की। यहाँ अनुसूची है, क्वेश्चन पूछता है कि भाग 10 का संबंध 2 अनुसूचियों से है। एक तो है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई है। ये प्रशासन का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधीन दिया गया है। अनुसूची नंबर 6 में बात की गई है कि ये जो 4 राज्य हमारे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए कुछ विशेष नियम बना सकते हैं और यहाँ पर इनके
कुछ विशेष स्वशासित प्रदेश या आपके ऑटोनोमस काउंसिल्स बन सकती हैं, जैसे कि आपका बोडोलैंड है और यह आपका गोरखालैंड है। इस तरह से ये बन सकते हैं और यहाँ पर पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये हमारा भाग 10 है। तो इस तरह से हमने देखा 1 से लेकर 10 तक बहुत एक सीक्वेंस बनता है। अगर इसको हम सीक्वेंस को याद रखते हैं तो भाग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ आए हुए सारे पार्ट्स को याद करें, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें आए हैं वो याद करें और अनुसूची याद करें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।